जनन दो प्रकार का है। पहला है एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक, ठीक, और दूसरा है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक। तो पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन पर कि ये रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन को आप देखें तो यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है री और एक है ये दूसरा प्रोडक्शन। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, फिर से उत्पादन करने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर आपको रिप्रोडक्शन को परिभाषित करना है तो आप कहेंगे कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव एक नए जीव को उत्पन्न करता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव नए जीव को उत्पन्न करता है जो उसके जैसा होता है, ठीक है। यानी कि एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न होना जो उसके जैसा हो, वो है रिप्रोडक्शन। चलिए रिप्रोडक्शन आप समझ गए। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि अलैंगिक जनन की। अब ये किस प्रकार का जनन है? अलैंगिक जनन से तात्पर्य है कि जिसमें किसी एक जनक की आवश्यकता हो, कोई एक जनक की जरूरत। एक जनक से क्या मतलब हुआ? अब देखिए जनक हुए दो, मुख्य रूप से हम मानते हैं कि जनक में दो हुए, एक हुआ नर और एक हुआ मादा। लेकिन अलैंगिक जनन ऐसा है कि जिसमें कोई एक ही जनक चाहिए, नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एक जनक की आवश्यकता हो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि आलू होता है, आलू को आप बोते हैं तो आप इसको कहीं से भी काट लीजिए, यहाँ से काटिए, यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काटिए, और इन कटे हुए हिस्सों को आप बो दीजिए, ज़मीन में लगा दीजिए, तो एक नया आलू का पौधा उत्पन्न हो जाता है, एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इससे भी आप बो देंगे तो एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। इसमें तो देखिए आलू एक ही है और इस आलू से आलू के कई पौधे उत्पन्न हो जा रहे हैं, यानी कि जनक एक ही है और इससे नया जीव यानी कि ये पौधा उत्पन्न हो जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। इसी तरह से आपने पिछले वर्ष एक एग्जाम्पल देखा अमीबा का, सॉरी पिछले वर्ष नहीं देखा था आपने, ये देखा था आपने कक्षा 10 में। अमीबा का एग्जाम्पल देखा जिसमें क्या होता है कि एक अमीबा, इसमें क्या है कि एक अमीबा धीरे धीरे दो अमीबाओं में टूट जाता है। जैसे एक अमीबा है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है कि ये दो अमीबाओं में बंटने लगता है। तो यहाँ भी एक अलैंगिक प्रकार का जनन है, क्योंकि इसमें भी एक अमीबा से लास्ट में दो अमीबा बन रहे हैं। अब देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा क्लोन, बहुत से फिल्मों में ये देखा होगा, सुना होगा क्लोन। तो जो ये एसेक्सुअल यानी कि जो ये अलैंगिक जनन है, इसमें भी जो नया प्राणी बनता है या जो नया पौधा बन रहा है, वहाँ भी क्लोन होता है। अब मान लीजिए एक जनक है, ये एक जनक है और इस जनक से अलैंगिक जनन के द्वारा एक नवजात यानी कि नया प्राणी बनता है। अब क्या है इसके, क्योंकि इसमें दूसरा जनक नहीं है, इसलिए ये जो नया वाला बना है ये बिल्कुल अपने जनक के जैसा होगा।
यानी कि ये देखने में भी, ये वाला देखने में भी और जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से भी ये अपने जनक के समान है। जब कोई नवजात देखने में और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है तो उसे हम क्लोन कहते हैं। ठीक, तो क्लोन को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि अलैंगिक जनन के और कौन कौन से तरीके। एक तरीका तो अभी हमने आपको बताया था द्विखंडन का। किसमें बताया? अमीबा में। एक तरीका और है बर्थ द्वारा। ये किसमें होता है? हाइड्रा में, जिसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है? एक हाइड्रा से एक कली के समान संरचना निकलती है और ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि ये एक हाइड्रा था, इससे एक छोटी सी कली के समान संरचना निकली, ये धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद ये इस वाले हाइड्रा से यहाँ पर अलग हो गई और इसने एक ये नया हाइड्रा बना लिया। तो इसे हम कहते हैं मुकुलन। अब एक और संरचना है जिसे कहा जाता है जूस्पोर। ये शैवालों में होता है। ये कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। शैवाल जैसे काई, शैवालों को काई बोला जाता है, जो आपने देखे होंगे जब भी कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है या बहुत समय तक पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर हरी हरी सी संरचनाएं बन जाती हैं, वो शैवाल है। तो शैवालों से जूस्पोर उत्पन्न होते हैं और इनसे भी अलैंगिक जनन होता है। एक फंगस है, फंगस यानी कि कवक, जिसे बोला जाता है पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम एक कवक है और इससे एक संरचना बनती है कोनिडिया। कोनिडिया, ये कोनिडिया भी अलैंगिक जनन का काम करती है। अब आपको बता दें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, जो ये पेनिसिलियम है इससे एक दवाई बनती है पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। आपको ये याद रखना है, कंपटीशन में काम आता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, एक अलैंगिक जनन का एक अन्य प्रकार भी है और वो है कायिक जनन। कायिक जनन से तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई पौधा है, ये पौधे में देखिए ये जड़ें हैं, ये तना है और ये बाकी के भाग। अब इस पौधे में जो ये कायिक का मतलब है, इसका मतलब होता है काया यानी कि शरीर। पौधे के शरीर के किसी भी भाग से जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है या होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। अब वो पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, वो पत्तियां हो सकती हैं, तना हो सकता है, जड़ें हो सकती हैं, फल हो सकता है। पौधे के किसी भी भाग से जब एक नवजात का निर्माण होता है या एक नया पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। तो ठीक है, आज आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा और अच्छे से समझ लिया होगा। इसको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और हमें भेजना। पिछली बार हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, जिसमें कि कोई एक जीव नए जीव का निर्माण कर देता है और इसे क्लोन भी कहा जाता है। इससे बनने वाली जो संतति होती है वो क्लोन कहलाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक नर और एक मादा होता है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एक सामान्य प्रक्रिया है केवल उस पर बात करेंगे। तो सामान्यतः एक नर और एक मादा होती है और इनसे युग्मक बनते हैं। मादा से भी युग्मक बनेगा
युग्मकों को इंग्लिश में कहा जाता है गैमीट। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जैसे आपने पिछली कक्षाओं में यहाँ पढ़ा होगा कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं वो हैं 23 जोड़ी, पेयर होते हैं 23, यानी कि टोटल कितने हो गए 46। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर भी हम अगर मनुष्य की बात करें तो नर में कितने गुणसूत्र होंगे 46 और मादा में कितने गुणसूत्र होंगे 46, ठीक है। लेकिन जब इनके युग्मक बनेंगे तो जब युग्मक बनते हैं तो ये गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि युग्मकों में जो कुल गुणसूत्र होंगे वो होंगे 23। गुणसूत्र से मतलब क्रोमोसोम। और इसी तरह से जब मादा में भी गुणसूत्र युग्मक बनेंगे तो उसकी संख्या होगी 23। ठीक, तो युग्मक में हमेशा क्रोमोसोम की संख्या आधी रहती है, ये बात आप ध्यान देंगे। अब देखिए, इसे दूसरे शब्दों में कैसे कहा जाता है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है, पूरी से तात्पर्य वो जोड़े में रहते हैं। जैसे आप 46 है यहाँ पे संख्या, अगर इस 46 को जोड़ों में बनाएंगे, यानी कि दो के जोड़े में रखेंगे तो 23 जोड़े आएंगे। लेकिन अगर 23 को जोड़े में रखेंगे तो वो जोड़ों में नहीं आ पाएंगे, यानी कि जो जोड़ों में रहते हैं, यानी कि जो फुल सेट होते हैं, यानी कि दो के जोड़े में रहते हैं जब पूरे क्रोमोसोम, तो उन्हें कहा जाता है द्विगुणित। और जो जोड़ों में नहीं होते उन्हें कहा जाता है अगुणित। ठीक, द्विगुणित को हम दिखाते हैं 2n से और अगुणित को हम दिखाते हैं केवल n से, स्मॉल n से। अब एक बात और, द्विगुणित को इंग्लिश में कहा जाता है डिप्लॉइड है, और अगुणित को इंग्लिश में कहा जाता है हैप्लॉइड। तो यानी कि अब आप क्या समझे कि यह समझे कि नर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, जब उसका युग्मक बनता है तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि 23 हो जाती है। इसी तरह से मादा में भी होता है। ठीक है, युग्मक हमेशा अगुणित रहते हैं, यानी कि हैप्लॉइड इनको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम फिर से रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पे आ जाते हैं कि देखिए, नर और मादा है, इनसे युग्मक बने, युग्मकों में आपस में गलन होता है, गलन, और ये एक चीज़ बनाते हैं जिसे कहते हैं हम जाइगोट। ठीक है, गलन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है, और जब ये जाइगोट धीरे धीरे विकसित होकर के एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जिसमें होने वाली संतान के अंग पहचान में आने लग जाते हैं, यानी कि ये पहचान में आने लग जाता है कि भाई ये हाथ है, यहाँ पर पैर है, यहाँ पे आँखें हैं, तो उस अवस्था को कहा जाता है फोइटस। और ये फोइटस आगे चल करके नवजात में बदल जाता है, नवजात यानी कि इंडिविजुअल न्यूबॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे में यहाँ बदल जाता है। ये प्रक्रिया तो है जंतुओं की। अब पौधों में यहाँ प्रक्रिया कैसी रहती है? पौधों में यहाँ प्रक्रिया जाइगोट के बाद बदल जाती है, यानी कि जाइगोट के बाद अब ये प्रक्रिया ऐसी होगी, जाइगोट के बाद बीजांड है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यहाँ प्रक्रिया है एक लैंगिक जनन की। ठीक, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात आपको बताना रह गया
कि जैसे हमने कहा कि नर और मादा के यहाँ पर ये युग्मक बनते हैं, ठीक, और युग्मकों में जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी होती है, यहाँ पर 23 है। तो जब इनमें गलन होता है तो 23 गुणसूत्र इधर से आते हैं मादा से, 23 गुणसूत्र नर से आते हैं, ये देखिए युग्मकों से, और यहाँ पर जो जाइगोट होता है उसके पास गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है पूरी 46, यानी कि अब ये 2n हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n, द्विगुणित हो जाता है। तो यानी कि गलन के बाद जो भी चीज़ें बनती हैं वो द्विगुणित होती हैं, यानी कि जाइगोट भी द्विगुणित होगा, फोटोस भी द्विगुणित होगा, बीजांड भी द्विगुणित होगा, अंडाशय भी द्विगुणित होगा। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना। पिछले वीडियो में हमने यहाँ देखा था कि पौधों में लैंगिक और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन को हमने जंतुओं में भी देखा। उस वीडियो में हमने केवल प्रक्रिया आपको बताई थी। आज हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि पुष्पीय पौधों, यानी कि जिन पौधों में फूल होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म या आवृत्तिबीजी भी कहते हैं, उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लें कि पौधों में लैंगिक भाग कौन सा है, कौन कौन से हैं। इसके लिए हमें पुष्प के विभिन्न भागों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो देखिए, पुष्प में जो रंगीन भाग होता है उसे हम कहते हैं दल या पंखुड़ी, और ठीक उसके नीचे, जहाँ पर नीचे की तरफ ये दल खत्म होते हैं, वहाँ पर ये हरे रंग का जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं वाह्यदल। ठीक, अब देखिए, पुष्प में ये परागकोश है, और परागकोश के नीचे ये डंडी के समान जो संरचना है इसे कहते हैं तंतु, और ये परागकोश और तंतु मिलकर बनाते हैं पुंकेसर, और इसी को बोलते हैं नर हिस्सा, नर जननांग पौधे में। इसी तरह से मादा जननांग कौन सा है? देखिए, जैसे ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के नीचे ये बारीक डंडी के समान संरचना है जिसे बोलते हैं वर्तिका, और नीचे जाकर के ये थोड़ा गोल सा हो जाता है, फूल सा जाता है, जिसे बोलते हैं अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर स्त्रीकेसर बनाते हैं। तो एक पुष्प में पुंकेसर नर भाग है और स्त्रीकेसर मादा भाग। इसे हम थोड़ा सा अगर अंग्रेजी में देखें तो देखिए, ये जो रंगीन भाग जिसे हम दल कह रहे थे उसे कहते हैं पेटल, जो वाह्य दल है वो है सेपल। ठीक है, फूल के नीचे जो ये डंडी होती है इसे बोलते हैं पेडिसल। यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखिए, ये है एंथर, और एंथर के नीचे ये फिलामेंट है, यानी कि तंतु है। ये है परागकोश, ये तो हुआ परागकोश, परागकोश को एंथर कहा जाता है, और इसके नीचे जो ये पतली डंडी होती है इसे बोलते हैं फिलामेंट, इसे तंतु कहा जाता है। ये दोनों मिलकर पुंकेसर बनाते हैं, यानी कि नर भाग बनाते हैं। इसी तरह से जो ये स्त्रीकेसर है जिसे पिस्टल बोला जाता है, इसमें सबसे ऊपर यह है वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक, इसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, और इस पूरे को बोलते हैं पिस्टल। ठीक, इसी प्रकार से देखिए, ये एंथर है, एंथर मतलब परागकोश, और ये जो नीचे फिलामेंट है ये है तंतु। ठीक है, और ये पूरा है पुंकेसर। ठीक, इस परागकोश के अंदर छोटे 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 परागकण होते हैं, और यही है नर युग्मक। ये जो परागकण हैं इन्हीं को कहते हैं नर युग्मक। पिछले वीडियो में आपको युग्मकों के बारे में बताया गया था। इसी तरह से जो अंडाशय है,
इसके अंदर होता है बीजांड और यही है मादा युग्मक। अब देखिए, जब भी लैंगिक जनन होता है तो पहली प्रक्रिया होती है उसमें परागण की। अब परागण क्या होता है? परागण होता है जब परागकण स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये है परागकोश, यहाँ से परागकण जाएगा और कहाँ पहुंच जाए? जब यहाँ इस वर्तिकाग्र में, तो इसे बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। यानी कि जब परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच जाए तो उसे परागण कहते हैं। अब परागण होता है दो तरह का, पहला होता है परपरागण और दूसरा है स्वपरागण। ये परागकोश है, इस परागकोश के अंदर परागकण है और ये परागकण यहाँ से उड़ करके किसी भी तरीके से इसी पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुँच जाता है यहाँ पे। तो ये हुआ स्वपरागण, यानी कि अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र में जब परागकण पहुँच जाता है। परपरागण क्या हुआ? परपरागण से मतलब है कि मान लीजिए कोई एक पुष्प और है और ये इस पुष्प की वर्तिकाग्र है ये, ठीक। अब क्या हुआ कि इस पुष्प से परागकण किसी तरीके से इस दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंच गए, तो ये हुआ परपरागण। यानी कि जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। अब परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच गए हैं, ये देखिए यहाँ पर परागकण वर्तिकाग्र में पहुंच गया है। अब यहाँ से परागकण से एक पराग नली निकलती है, इसे कहते हैं ये पराग नली। ये पराग नली वर्तिका से होते हुए और पहुंचती है सीधे अंडाशय के अंदर बीजांड में, और बीजांड से जाकर के यहाँ गलन कर लेती है। इसी को कहते हैं निषेचन। अब ये जो बीजांड है यहाँ पर, ये बीजांड यही है मादा युग्मक, और यहाँ पर परागकण ये है नर युग्मक। ये दोनों के दोनों जब मिल जाते हैं तो इसी को कहते हैं निषेचन या गलन, ठीक है। निषेचन के बाद क्या होता है? जब निषेचन हो जाता है तो यहाँ बीजांड में बीज का निर्माण होता है और इस बीज के अंदर ही भ्रूण होता है। अंडाशय धीरे धीरे फूलता है और वृद्धि करता है, बड़ा होता जाता है और धीरे धीरे यही फल का निर्माण करता है। तो अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनते हैं। ये आपने सुना होगा, कुछ पौधों को कहते हैं हम एक बीजपत्री। एक बीजपत्री, एक बीजपत्री किन्हें कहा जाता है? एक बीजपत्री उन पौधों को कहा जाता है जिनके बीज में केवल एक ही बीजपत्र होता है। जैसे आपने गेहूं का देखा होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक बीजपत्र है? अगर किसी बीज के आसानी से दो हिस्से हो जा रहे हैं, जैसे आपने चना देखा होगा, चने को आप बीज से तोड़ेंगे तो आसानी से दो हिस्सों में बढ़ जाता है, आसानी से दो हिस्सों में टूट जाएगा चना। तो चना हुआ द्विबीजपत्री, क्योंकि उसमें दो बीजपत्र हैं, इन्हें बोलते हैं बीजपत्र। एक ये है और दूसरा ये है। जिस पे दो बीजपत्र होते हैं वो दो बीजपत्री, और जिसमें एक बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री।
ठीक है। तो जैसे चना, मूंगफली को भी आपने देखा होगा, आसानी से आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसी तरह से एक बीजपत्री कौन हुए, जैसे गेहूं के दाने को आप लीजिए, आसानी से 2 हिस्सों में नहीं तोड़ सकते आप। चावल को भी नहीं तोड़ सकते। तो ये सब हुए एक बीजपत्री। तो आप समझ गए होंगे एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री को भी। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार हमने बात की थी लैंगिक और अलैंगिक जनन की। हमने ये प्रक्रिया पूरी तरह से देख ली थी कि लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। उसमें एक शब्द आया था युग्मक यानी कि गैमेट। जब भी लैंगिक जनन होता है तो युग्मकों का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट्स बनते हैं। हम आज बात करने वाले हैं मेल गैमेट की, यानी कि नर युग्मक की, और वो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म। जंतुओं में मेल गैमेट स्पर्म की अगर हम संरचना देखें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो एक स्पर्म है, एक टेडपोल जैसी संरचना है इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं हेड यानी कि सिर। इसके बीच वाला हिस्सा इसे कहते हैं मिडिल पीस। और इसके जो लास्ट वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं हम टेल। यानी कि हम स्पर्म को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल में। हेड में सबसे ऊपर होता है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम मदद करता है एग को पेनिट्रेट करने में, यानी कि भेदन करने में, एग के अंदर प्रवेश करने में एक्रोसोम मदद करता है स्पर्म की। कैसे मदद करता है? क्योंकि एक्रोसोम के अंदर होते हैं एंजाइम, एक तरह के पाचक रस होते हैं ये, और ये एग की बाहरी सतह को गला देते हैं, जिससे स्पर्म उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पर गलन संभव होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक्रोसोम के ठीक नीचे वाले हिस्से में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में आनुवंशिक पदार्थ होता है। मिडिल हिस्से में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रदान करते हैं, यानी कि ऊर्जा देते हैं, जिससे कि स्पर्म तेजी से गति कर पाता है। और इसकी गतिशीलता आती है उसके टेल से, यानी कि टेल इसको गति करने में मदद करती है, पूंछ उसको गति करने में मदद करती है। तो गति करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो तो मिलती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एक स्पर्म की संरचना है जो कि एक नर युग्मक है। स्पर्म अगुणित होता है। जितने भी जब भी युग्मक बनते हैं तो वो अगुणित होते हैं। अगुणित यानी कि उनमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो फुल सेट नहीं होता, पूरा सेट नहीं होता। इसे हम एन से शो करते हैं, एन से दिखाते हैं इसे केवल। और द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड को हम 2n से दिखाते हैं और n से हम दिखाते हैं अगुणित को, यानी कि हैप्लॉइड को। तो जो युग्मक होते हैं वो हमेशा अगुणित रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे नर युग्मक यानी कि स्पर्म की संरचना। अच्छे होंगे। पिछली बार हमने स्पर्म के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि स्पर्म की संरचना और उसका कार्य किस प्रकार से होता है। आज हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट कैसे बनते हैं, और हिंदी में इसे कहा जाता है युग्मक जनन। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों की बनने की प्रक्रिया को आज हम देखेंगे। तो देखिए, युग्मक जनन को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें गैमेट्स यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अगर आप इसे परिभाषित करना चाहते हैं
तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि नर और मादा युग्मकों का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, गैमेट तो दो प्रकार के हैं। प्रकार से मेरा मतलब है एक नर गैमेट है, एक मादा गैमेट है, तो दो प्रकार के हुए। तो इन दोनों प्रकार के गैमेट्स के बनने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। तो पहले हम देखने वाले हैं नर यानी कि मेल गैमेट को, नर युग्मक जो कि है शुक्राणु, और शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है शुक्रजनन। तो शुक्रजनन में क्या होता है कि नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती है। नर जर्म कोशिकाओं का मतलब है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। और ये प्रक्रिया होती है टेस्टिस में, यानी कि भ्रूण में ये प्रक्रिया होती है। ठीक। जब आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे तो हार्मोन्स में आपने देखा होगा कि भ्रूण की स्थिति कहां पर है और वो कौन कौन से हार्मोन निकालता है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। अब देखिए, यहां पर एक शब्द आया है मेल जर्म सेल, या इसे हम हिंदी में कह रहे हैं नर जर्म कोशिकाएं। ठीक है। तो ये भ्रूण में होती हैं और अन्य कोशिकाओं से थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें नर जर्म कोशिकाएं कह रहे हैं, या इसी को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया या नर जर्म कोशिकाएं ये भ्रूण में होती हैं, और क्या होता है कि ये थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, थोड़ा इनमें चेंज आ जाता है और ये बदल जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। नर जर्म कोशिकाएं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाती हैं, इनमें थोड़ा चेंज आ जाता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये बदल जाती हैं स्पर्मेटिड्स में, और इन्हीं स्पर्मेटिड्स को कहा जाता है शुक्राणु प्रसू, और अंग्रेजी में स्पर्मेटिड्स। और यही स्पर्मेटिड्स आगे चल करके स्पर्म का निर्माण करती हैं, जिन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, या इन्हीं को कहते हैं हम शुक्राणु। ठीक है। इस प्रकार से एक बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें, समझें, तो आसानी से याद हो जाता है और काफी लंबे समय तक आप इसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट है, ये बना रखा हमने। ठीक है। इसके द्वारा आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करें। देखिए, शुरू में देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये एक विशेष प्रकार के सेल्स होती हैं जो परिवर्तित हो जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, और इसमें अब होता है मियोसिस, 2 चरणों में होता है। पहली बार जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं, और ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, या इसी को बोलते हैं हम शुक्राणु। अब आप यहां पर देख रहे होंगे हमने स्पर्मेटोजोआ के नीचे यानी कि स्पर्म के नीचे 4 शुक्राणु बनाए हैं, यानी कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4। ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। नर जर्म कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाती है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं फिर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती हैं और शुक्राणु प्रसू में बदल जाती हैं, और ये शुक्राणु प्रसू 4 स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु बनाती हैं। देखिए, जहां पर ये प्रक्रिया हो रही है, ठीक इसी समय हम ये देखेंगे कि इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम का नंबर क्या है। पिछली बार हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ रहे थे, यानी कि लैंगिक जनन को हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित और डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित के बारे में बताया था। यहां पर हम देखेंगे कि कोशिकाओं में जो कोशिकाएं यहां पर बनती जा रही हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, या नर जर्म कोशिकाएं हैं, उसके बाद प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं, इन सभी में
शुक्राणुओं की संख्या फुल सेट है या नहीं है, उनका सेट फुल नहीं है, ये हम देखेंगे, यानी कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है, ठीक इसके बगल में आप देखेंगे। तो हमने यहाँ पर साफ साफ देखिए, इस चार्ट से आप, इस फ्लो चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस अवस्था में कोशिका हैप्लॉइड है या अगुणित है या डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया है, जर्म कोशिकाएं हैं, ये जर्म कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं, यानी कि डिप्लॉइड होती हैं। और इसके बाद देखिए अब मेयोसिस हो जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो एक कोशिका से दो बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि नर जर्म कोशिकाएं, ये एक थी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं हैं, ये भी एक रहती हैं। और इसके बाद जब मेयोसिस होता है तो ये दो हो जाती हैं। देखिए द्वितीयक शुक्राणु दो हो गए। ठीक ऐसे ही हमने इधर दिखाया है कि जब स्पर्मेटोगोनिया है वो तो है एक, इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं ये हैं एक, और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अब ये हो गई हैं दो। ठीक है, अब देखो अर्धसूत्रण हो गया है यानी कि मेयोसिस हो गया है, तो अब क्या होता है, इनका जो क्रोमोसोम थे वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं, यानी कि दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो अब यहां पर ये एन नंबर आ गया है, देखिए एन यानी कि हैप्लॉइड हो गया। यहां पर देखिए इस चार्ट से हमें सीधे पता चल जाता है कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड्स या शुक्राणु परसु ये भी एन है। ठीक है, एन यानी कि हैप्लॉइड है, अगुणित है। ठीक, इससे आपको सीधे पता चल जा रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि जो नर जर्म कोशिकाएं हैं या जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं वो डिप्लॉइड हैं या द्विगुणित हैं। और इसी तरह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं जो हैं वो भी द्विगुणित हैं, डिप्लॉइड हैं। और इसके बाद जितनी भी कोशिकाएं बनी हैं वो सभी हैप्लॉइड हैं। जिस समय ये कोशिकाएं बनती हैं उसी समय हमारे शरीर में कुछ हार्मोनों में परिवर्तन आता है। अब इसी दौरान किन किन हार्मोनों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं कि जिससे स्पर्म बनने में सहायता मिलती है। अब देखिए शुक्र जनन के लिए शुरुआत कहां से होती है? क्या होता है कि एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का स्राव करती है जो है GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि को उद्दीपित करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि को स्टिमुलेट कर देती है दो हार्मोनों के स्राव के लिए। पहला है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम किया, उसको उकसाया, स्टिमुलेट किया और उससे निकले दो हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को और एंड्रोजन्स को, और एंड्रोजन्स उद्दीपित कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को यानी कि शुक्र जनन को। इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इधर दूसरी तरफ जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है और सर्टोली सेल्स मदद करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी कि शुक्र जनन के लिए। ठीक, बस इतनी सी प्रक्रिया है हार्मोन्स में जो हो रहा है, ये सब केवल बस इतना से ही हो रहा है हार्मोन के अंदर। ठीक, समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको एक बार लिखेंगे कैसे, इसको एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को उकसाता है कि वो दो हार्मोन का स्राव करे। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है लीडिंग सेल्स को और एंड्रोजन्स को, एंड्रोजन्स स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस को।
इसी तरह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है और सर्टोली सेल्स शुक्र जनन के लिए सहायक होती हैं, शुक्र जनन में कार्य करती हैं, सहायक होती हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस स्राव करती है। हाइपोथैलेमस उद्दीपित कर देती है पिट्यूटरी ग्रंथि को और पिट्यूटरी ग्रंथि उद्दीपित होकर दो हार्मोनों का स्राव करती है, एक है LH और एक है FSH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH उद्दीपन करता है लीडिंग सेल्स को तथा एंडोजेंस को, और एंडोजेंस उद्दीपित कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन को। इसी तरह से जो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सर्टोली सेल्स पर क्रिया करता है और ये सर्टोली सेल्स शुक्र जनन में कार्य करती है। ये सिंपल सी प्रक्रिया है, बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, इतनी सिंपल प्रक्रिया है ये, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाइए, शुक्र जनन को समझाइए, तो आपको ये दोनों बातें इसमें बतानी होती हैं, यानी कि टेस्टिस में या वृषण में कोशिकाओं में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ साथ हार्मोन्स में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये दोनों बातें आपको इसमें बतानी होती हैं। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। इसी तरह से जो oogenesis है यानी कि अंड जनन है, ये अंडाशय में होता है या ओवरीज में होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो स्पर्म बन रहे थे वो नर जर्म कोशिकाओं से बन रहे थे, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से। इसी तरह से जो ये अंडाणु बनते हैं ये मात्र युग्मक कोशिकाओं से बनते हैं, यानी कि ओवरीज में कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम मात्र युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो मात्र युग्मक कोशिकाएं हैं यानी कि जो ये oogonia हैं, ये oogonia या मात्र युग्मक कोशिकाएं भ्रूण अवस्था में ही बन जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होगी इसका निर्धारण बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाता है। जन्म के बाद oogonia की संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जितने भी एग बनने हैं यह जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। जो मात्र युग्मक कोशिका है यानी कि जिसे हम गैमेट मदर सेल भी कह रहे हैं या oogonia भी कह रहे हैं, ये प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मेयोटिक डिवीजन यानी कि मेयोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में आती है। अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें, अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट, पहली वाली, तो उस अवस्था में ये जाती है और उस अवस्था में जाके ये परिवर्तित हो जाती है प्राइमरी oocytes में यानी कि प्राथमिक अंडक में। ठीक है, अब देखिए जो गैमेट मदर सेल है उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और अर्धसूत्री विभाजन के बाद उसने बना दिया प्राइमरी oocytes। अब ये जो प्राइमरी oocytes है इसके चारों ओर एक लेयर बनती है, कणिकामयी कोशिकाओं की एक परत। जो लेयर है इसे कहा जाता है ग्रेनुलोसा। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एग है, इसके चारों तरफ एक कोशिका की परत आ जाती। अब पहले तो ये था, इसका नाम था प्राइमरी oocytes। अब इस पर चढ़ गई है एक परत और इस परत का नाम है ग्रेनुलोसा। हिंदी में हम इसे कहते हैं कणिकामयी कोशिकाओं की परत। जब इस पर ये चढ़ जाती है अब हम इसे एक नया नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक। अब ये प्राथमिक पुटक कहलाता है। प्राथमिक पुटक यानी कि प्राइमरी फॉलिकल में भी और ग्रेनुलोसा की परत चढ़ती है और परत चढ़ती है ग्रेनुलोसा की, यानी कि थोड़ा और परत इस पे चढ़ जाती है। तो अब इसे प्राइमरी फॉलिकल ना बोल करके सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, द्वितीयक पुटक बोलते हैं।
द्वितीयक पुटक चेंज हो जाता है टर्सरी फॉलिकल में, तृतीयक पुटक में, और ये जो तृतीयक पुटक है इसके अंदर एक कैविटी बनती है। उस कैविटी में लिक्विड भरा होता है, लिक्विड भर जाता है, और इसे हम कहते हैं एंट्रम। टर्सरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है जिसे एंट्रम बोला जाता है, और इस एंट्रम को हम गह्वर भी कहते हैं, हिंदी में गह्वर हो। अब ये टर्सरी फॉलिकल चेंज होता है ग्रेफियन फॉलिकल में, और इस ग्रेफियन फॉलिकल को हम बोलते हैं ग्राफी पुटक। ग्राफी पुटक के चारों तरफ एक नई परत आती है जिसे बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, और ये अब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है, यानी कि फट जाता है, और फटने के बाद इसके अंदर से अंडाणु बाहर निकल आता है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल आगे चल के फट करके सेकेंडरी ओसाइट्स या ओवम का निर्माण करती है। तो देखिए यहां पर हमने अंडाणु बना दिया था, उसके चारों तरफ परत आ गई थी ग्रेनुलोसा की, और उसके बाद उस ग्रेनुलोसा की परत के बाद अंत में एक और परत आती है जोना पेलुसिडा की। उसके बाद क्या होता है कि यहां से ये फट जाती है, फटने के बाद ये बाहर निकल आता है, इसी को बोलते हैं हम ओवम, और यही हुआ अंडाणु। इस प्रकार से हम आसानी से oogenesis यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आज हमारे बात करने का विषय है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आवर्त चक्र। इसे सामान्य भाषा में माहवारी भी कहा जाता है। यह मादाओं में होती है, यानी कि फीमेल्स में ये होता है, और सामान्यतः इसका जो समय होता है 28 से 30 दिन के बीच यहाँ रहता है। तो आज हम यही देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार से होता है। आपको हमने बताया था कि मादाओं में मादा युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि फीमेल गैमेट यहां से बनते हैं, और फीमेल गैमेट बनते हैं ओवरी से। तो देखिए यह है ओवरी, और इस ओवरी से ही अंडाणु बनता है, यानी कि एग बनता है। ये एग यहां पर आ जाता है, यहां पर ठीक फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब है पूरी, ये वाली पूरी फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, अब एग फैलोपियन ट्यूब में आया, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाता है इस स्थान पर। ठीक है, यदि यहां फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि इसमें यदि यहां एग निषेचित नहीं होता है, तो यहां एग बाहर निकल जाता है। इसके साथ ही जो आप ये चारों तरफ ये दीवार देख रही हैं वाली, और ये इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये दीवार भी टूट करके नीचे गिरने लगती है, यानी कि टूट करके ये दीवार भी टूट करके बाहर आने लगती है। और क्योंकि इस एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सी रक्त वाहिकाएं होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इस कारण रक्त भी बाहर निकल आता है। और यहां पर देखिए ओवरी दो हैं, एक इधर है एक इस तरफ है। तो कभी एग इस तरफ से बनता है, कभी एग इस तरफ से बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है सामान्य सी। यानी कि होता क्या है, ओवरी से एग बनता है और फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते 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 यहां पहुंच जाता है, यहां पे यूट्रस में। ठीक, और यदि
यहाँ निषेचित नहीं है, यानी कि फर्टिलाइज नहीं है, तो यहां से ये बाहर आने लगता है। इसके साथ ही जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की दीवार ये वाली, ये भी टूटने लगती है और इसके साथ बाहर आने लगती है। अब क्योंकि एंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिस कारण से जब यहाँ दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो उसके साथ साथ ब्लड भी यानी कि रक्त भी बाहर आने लगता है। ठीक है, सामान्यतः यही प्रक्रिया है, इसी को ही आवर्त चक्र कहते हैं। तो यहाँ तो थी एक सामान्य सी प्रक्रिया जो हमने आपको बताई। अब देखिए इसमें इसमें यहां भी हो सकता है कि भाई जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए। फिर ऐसी अवस्था में क्या होगा? तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि यदि एग फर्टिलाइज हो जाता है तो देखिए एग फर्टिलाइज होगा इस फैलोपियन ट्यूब में, और कहां पर? एम्पुलरी स्तनिक जंक्शन पे यहां फर्टिलाइज होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब एग यहां से निकलना शुरू होता है तो यहां पर इस जगह पर यदि इसे यहां पर स्पर्म मिल जाए, यानी कि नर युग्मक मिल जाए, मेल गैमेट इसे मिल जाता है, तो यहां पर ये फर्टिलाइज हो जाता है। अब ये आगे बढ़ता रहता है, यानी कि इसमें आप क्या होता है कि आगे डिवीजन होते रहते हैं, यहाँ विभाजित होता रहता है, और विभाजित होते होते ये पहुंच जाता है यहाँ यूट्रस में, और इसके बाद ये एंडोमेट्रियम में धस जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और आगे का विकास यहाँ पर होता है, यानी कि यहाँ धीरे धीरे वृद्धि करके पूरे नवजात का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ भी दूसरी अवस्था कि जब अंडाणु फर्टिलाइज हो जाए, यानी कि निषेचन अंडाणु में हो जाता है। ठीक है, उस अवस्था में एंडोमेट्रियम जो है ये नहीं टूटती है, बल्कि जो फर्टिलाइज एग है, निषेचित अंडा है, वो एंडोमेट्रियम में धस जाता है और वहीं पर अब उसका विकास होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए अब देखिए स्क्रीन पर एक चित्र है, इसको देखिए। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें एक तो यह है दिवस, नीचे की तरफ दिखाए गए हैं दिवस, यानी कि 1 से लेके और 29 तक है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया था अभी, यहाँ जो चक्र है ये 28 से 30 दिन का होता है, इसलिए यहाँ पर दिवस बताए गए हैं 1 से 30 तक। और जो इस तरफ है, इस तरफ बताई गई हैं विभिन्न अवस्थाएं, जैसे सबसे ऊपर वाले खाने में यहाँ हम बताएंगे जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हैं उन पर क्या असर पड़ता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नीचे जो मादा युग्मक है, यानी कि फीमेल गैमेट है एग, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। इसके बाद है अंडाशय हार्मोन स्तर, यानी कि ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद है लास्ट में गर्भाशयी घटनाएं, यानी कि जो यूट्रस है उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो हमने शुक्र जन्म के समय पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि थैलेमस ग्रंथि से स्रावित होता है, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को इंड्यूस कर देता है, उत्प्रेरित करता है 2 हार्मोन निकालने के लिए। और कौन कौन से हैं वो 2 हार्मोन? वो 2 हार्मोन है, एक तो है LH, ठीक, एक तो है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक हमने बताया था आपको FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम यहां देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें विभिन्न दिनों के भीतर इन दोनों हार्मोनों में क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, अब देखिए नीचे की तरफ हम दिखा रहे हैं दिन, है ना, तो
तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दिन बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फर्क आता है। तो पहले तो हम बता रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर विभिन्न दिनों में कैसा रहता है। अब यहाँ पर पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो ये बीच वाली लाइन है, जो बिल्कुल इस ग्राफ को दो हिस्सों में बांट रही है, एक तरह से इस चित्र को दो हिस्सों में बांट रही है, यह है लगभग 14 या 15 दिन के बीच में। यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, इस लाइन तक पहुँचते पहुँचते 14 या 15 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका स्तर रहता है। पहले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर सामान्य बना रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ 14-15 दिन के पास आता है इसका स्तर उच्च हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ धीरे धीरे गिरने लगता है और फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये तो था LH। ठीक है, पहले स्तर सामान्य बना लेता है, जैसे ही 14 और 15 दिन के आसपास होते हैं इसका स्तर अचानक से ऊपर उठ जाता है। ठीक, और उसके बाद जैसे ही 16-17 दिन शुरू हो जाते हैं फिर से ये नीचे नीचे आकर और फिर से सामान्य हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। तो इसमें क्या होता है, पहले इसका स्तर रहता है, फिर थोड़ा सा हल्का कम कम होता जाता है जैसे आगे बढ़ते हैं, और फिर जैसे ही 14-15 दिन आते हैं ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ती है शरीर में, और फिर धीरे धीरे यहाँ कम होता है और फिर अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले ये दोनों हार्मोन 14 और 15वें दिन सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले ये दोनों हार्मोन 14 और 15 डेज के बीचों बीच, 14 और 15 डेज के आसपास इनका जो लेवल होता है वो हाई रहता है। ठीक, तो यहां पर आप समझ गए। अब देखिए इसी दौरान जो ओवरी से निकलने वाले हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है एस्ट्रोजन और एक तो है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के दोनों हार्मोनों को बोला जाता है सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन है ये आपने पिछली कक्षा में भी इसको पढ़ा होगा, फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो इनका स्तर देखिए किस प्रकार से रहता है। पहले एस्ट्रोजन का स्तर देखते हैं। एस्ट्रोजन का स्तर पहले सामान्य रहता है और धीरे धीरे जैसे ही 14-15वें दिन होते हैं यहां उच्च हो जाता है। अब यहां से आगे हम देखेंगे बाद में। ठीक है, 14-15 दिन तक ये पहुंच गया ऊपर, यानी कि इसका लेवल बहुत हाई हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा रहता है। प्रोजेस्टेरोन सामान्य बना रहता है, 16-17 दिन के आसपास ये ऊपर उठने लगता है, और इसके बाद हम देखेंगे इसे थोड़ा बाद में। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसी समय अंडाणु यानी कि जो फीमेल गैमेट है उसमें क्या हो रहा है। फीमेल गैमेट में हमने यहां तक देख लिया था कि भाई ये जो ओवम है यहाँ पर, ये ओवम रिलीज हो जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में यानी कि जब हमने अभी हाल ही में जो हमने oogenesis पढ़ा वहां पर हमने यहाँ देख लिया था कि ओवम किस प्रकार से बनता है। तो यहां तक हमने देख लिया था कि ओवम रिलीज कैसे होता है, यानी कि ओवम रिलीज हो गया है। ठीक है, ओव्यूलेशन जिसे बोलते हैं, अंडोत्सर्ग। ठीक, अब यहां से आगे क्या होता है कि अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन में एक तो हो गया एग, जो ये वाला हिस्सा है, और एक हो गया ये जो दूसरा हिस्सा है, इसे बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, और इसे बोलते हैं पीत पिंड। हिंदी में पीत पिंड हो गया, इंग्लिश में हो गया कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम का काम होता है कि यहां प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है। अब देखिए हमने आपको यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल 15वें दिन तक बिल्कुल ठीक रहता है।
जैसे ही 15वें दिन में अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम भी बन जाता है उसी के साथ। ठीक, हमने आपको ओजेनेसिस में बताया था कि देखिए जैसे ये पूरा एग है, अब ये रैप्चर होता है, तो रैप्चर होने के बाद क्या होता है, ये एग तो निकल जाता है बाहर, और इसका जो बाहरी ये खोल है ये बनता है कार्पस ल्यूटियम, ये बनाता है पीत पिंड, कार्पस ल्यूटियम। और एक कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन के स्राव को बढ़ा देता है। इसीलिए जब ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग हो जाता है 15-16 दिन के आसपास, तब प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहां पर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यदि यहां पर एग फर्टिलाइज हो गया, यानी कि एग को स्पर्म मिल जाता है, हो जाता है, जिसे निषेचन भी कहते हैं, नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं, तो इस अवस्था में ये कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। अब इस प्रोजेस्टेरोन के लेवल बढ़े रहने के कारण जो ये नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है एंडोमेट्रियम, जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के बने रहने के लिए प्रोजेस्टेरोन आवश्यक है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहा है कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो जब कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा देता है, तो ये एंडोमेट्रियम अब यहां से टूटती नहीं है, हटती नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि एग का निषेचन हो गया है, यानी कि एग फर्टिलाइज हो गया। अब ये एग यहां से यहां एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो जाएगा। और धीरे धीरे यहीं पर यहां भ्रूण में विकसित हो जाता है और इसका विकास होता है नवजात में। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, और इसके नष्ट होते ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर अपने सामान्य स्तर पर यह आ जाता है। इसी तरह से एस्ट्रोजन का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगता है और वो अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम की जो दीवार है, लाइनिंग है, ये टूटने लगती है, और इसके साथ साथ ये जो एग है ये भी बाहर आ जाता है। एक तथ्य जो बताना रह गया था वो यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो उसे कहते हैं मीनार्च, और जब ये समाप्त होती है लगभग 50 वर्ष के आसपास या उसके बाद, तो उसे कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र की। उम्मीद है आप इसे सही से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं पे आपको समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आवर्त चक्र क्या है और हमारे शरीर में इस दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं या कौन कौन से परिवर्तन इसमें होते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि निषेचन कहां पर होता है और निषेचन के पश्चात जो जाइगोट बनता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, किस किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक मादा जनन तंत्र है। तो ये है ओवरी, और ओवरी से निकलता है एग, और एग जैसे ही यहाँ पर इस स्थान पर पहुंचता है, यह है एम्पुलरी जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक, तो इस स्थान पर स्पर्म मिलते हैं
देखिए इस स्थान पर स्पर्म मिलते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन यहां पर हो जाता है और निषेचन के पश्चात बन जाता है यहां पर ये जाइगोट। अब इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार के विभाजन होते हैं कोशिकाओं में। समसूत्री यानी कि माइटोटिक डिवीजन और अर्धसूत्री यानी कि मियोटिक डिवीजन। ठीक है, तो ये जाइगोट है। इस जाइगोट में अब समसूत्री विभाजन होता है यानी कि 1 से 2 बनती हैं, फिर होता है 2 से 4 बनती हैं, फिर होता है 4 से 8 बनती हैं और फिर 8 से 16 बन जाती हैं। इस प्रकार से इनमें विभाजन होता है। अब देखिए जो ये 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बन रही हैं, इन कोशिकाओं को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। और जब ये कोशिकाएं 8 से 16 के बीच होती हैं तब इसे बोला जाता है मोरुला। यही मोरुला है तूतक। जब जाइगोट में विभाजन होता रहता है और उसमें कोशिकाओं की संख्या 8 से 16 के बीच हो जाती है या 8 से 16 तक हो जाती है तो इसे कहते हैं मोरुला। और इस मोरुला का रूपांतरण हो जाता है फिर कोरक पुटी में, और इसी कोरक पुटी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, इसी को ही फिर आगे बोला जाता है ब्लास्टुला। ठीक है, अब देखिए इसी ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में यूट्रस में यहां इम्प्लांट हो जाता है। यहां पर ये यूट्रस है, यहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जो ये जाइगोट पहुंच गया है यहां पर ये धस जाता है यूट्रस में। ठीक, यूट्रस में ये लेयर है, ये कौन सी वाली लेयर है? ये वही लेयर है एंडोमेट्रियम वाली, एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, तो ये वहां पर इम्प्लांट हो जाता है, धस जाता है और अब आगे का विकास यहीं पर होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एग फर्टिलाइज होता है और धीरे धीरे इसका किस प्रकार से विकास होता है।